इस लेक्चर में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ सेंटेंस। ये ल्यूसेंट की बुक से हम यहाँ कवर करेंगे इस चैप्टर को, और इसके अंतर्गत हम यहाँ सेंटेंस क्या होते हैं उसको एनालाइज करेंगे। साथ साथ में जो हमें एनालाइज करना है, मुख्य रूप से क्लॉजेस की बात यहाँ कही गई है। ठीक है, अब सेंटेंस की बात करें तो आपने देखा है कि भाई सेंटेंस सिंपल होता है ना। सिंपल सेंटेंस भी होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और कंपाउंड सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस इस एक तो आपने कैटेगरी इस तरह की सेंटेंस की देखी है। दूसरा एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो तो एक पॉजिटिव हो गया, है ना, और दूसरा हो जाता है नेगेटिव। तो ये दो तरह की सेंटेंस। साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सारे सेंटेंस जहाँ से क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है। अब क्वेश्चन भी दो तरह के हो सकते हैं कि एक क्लोज एंडेड हो सकता है ना, और दूसरा ओपन एंडेड हो सकता है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको भी हम क्या कह सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो एफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट थर्ड आता है इम्पेरेटिव हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या करने का काम होता है, कोई रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, ये सारा मतलब देने का वर्क होता है। तो इसको भी दो भाग में कर दो, तो कि एक तो जो है वर्ब से स्टार्ट होते हैं। खैर हर इसमें इम्पेरेटिव वर्ब के साथ ही स्टार्ट होता है। जैसे कि आप कह रहे हो डू दिस वर्क, इसको करो, इस काम को करो, या डोंट डू दिस वर्क, या ओपन द गेट, ओपन द डोर, है ना, दरवाज़ा खोल दो। तो ये कमांड या रिक्वेस्ट या ऑर्डर, सजेशन, है ना, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएगा। एक तो इसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, एक इसमें लेट के साथ शुरू होता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, जैसे कि लेट मी गो, मुझे जाने दो। एक इसी कैटेगरी में सेंटेंस आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ये तो विश वगैरह, जहाँ आप किसी से कोई इच्छा कर रहे हो, किसी को ब्लेसिंग देने का काम कर रहे हो, या कर्स की बात कर रहे हो, है ना, कर्सिंग की बात कर रहे हो, तो ये वाली बात ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात आती है तो इसमें इस तरह का मार्क तो आपको दिखाई देता है, और अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको, नाम तो एक्सक्लेमेटरी है पर दो में डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो इस तरह से सेंटेंस की, जैसे कि व्हाट के साथ शुरू होगा, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज़। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज़, है ना, एक तो इस तरह से। और दूसरा जब इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जैसे वाओ, अब यही है, वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटेंस है, दोनों ही तरह से, सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पर्पस से, है ना। तो खैर इसके स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में देना होता है। तो ये वाले जो सेंटेंस है कि भाई एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हम इन्हें पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। इन्हें समझना आसान है, जबकि यहाँ पर सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस तो हमें समझ में आता है। अब यहाँ आप देखिए एक चीज़, सेंटेंस एनालिसिस तो हम साथ में यहाँ देख ही रहे हैं, मगर आप मुझे ये बताइए कि ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या ये सिंपल हो सकता है? हाँ, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल तरीके से भी लिखा जा सकता है। कोई एफर्मेटिव कॉम्प्लेक्स में भी, जो ये तो सेंटेंस लिखने का तरीका है ना। तो सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें जो फाइनाइट वर्ब है ना, फाइनाइट वर्ब है, वो एक अकेली आएगी। इसमें
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, अब कंपाउंड सेंटेंस तो दो सेंटेंस से मिलके बनेगा, इसमें भी फाइनाइट वर्ब, इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा आएगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी फाइनाइट वर्ब एक से ज़्यादा आएगी, मोर देन वन, है ना। अब इसमें दो सेंटेंस जुड़े हुए होंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। इसमें दो सेंटेंस पूरे पूरे नहीं जुड़े होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनने के लिए। एक मुख्य सेंटेंस होगा और दूसरा जो मुख्य सेंटेंस है वो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट सेंटेंस, मेन सेंटेंस, इसे आप मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, और दूसरा डिपेंडेंट होगा। तो इन दोनों से बनकर ये बनता है कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसी को आगे बढ़ा के यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कि बताओ इसमें क्लॉज है, इसमें एक क्लॉज छुपा हुआ है ना। अब वो क्लॉज हमें आप बताइए कि वो कौन सा क्लॉज है, कि वो नाउन क्लॉज है, कि वो प्रोनाउन क्लॉज है, अरे सॉरी प्रोनाउन तो नहीं होता, नाउन प्रोनाउन तो एक ही बात है कि वो नाउन क्लॉज है, कि वो एडजेक्टिव क्लॉज है, कि वो एडवर्ब क्लॉज है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लॉज से रिलेटेड, ठीक है। अब क्वेश्चन हम ये बात कर रहे हैं कि भाई एफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल हो सकता है, एफर्मेटिव सेंटेंस कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और एफर्मेटिव सेंटेंस कंपाउंड से भी मिलकर बन सकता है। क्या नेगेटिव सेंटेंस इन तीनों स्ट्रक्चर में नहीं ढाला जा सकता? क्या नेगेटिव सेंटेंस को, सॉरी हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव ये तो हो ही जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या इस स्ट्रक्चर में नहीं ढाला जा सकता? क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल एक फाइनाइट वर्ब के साथ बन सकता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है? क्या इंट्रोगेटिव कंपाउंड भी हो सकता है? वही बात इम्पेरेटिव, वही बात मैं ऑब्जेक्टिव के साथ भी पूछना चाहती हूँ, है ना। तो इनका आंसर तो है यस, आंसर तो है इनका यस, ठीक है। ये तो भाई सेंटेंस लिखने का स्टाइल है कि कैसा लिखा गया है। अब जो उसके अंदर स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है वो ये है, ठीक है, वो उसका नाम ये होगा, ठीक है। तो ये वाली बात एक बात है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आती है ये बात, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आते हैं, तो ये टॉपिक तो रहेगा बहुत ज़्यादा इजी आपके लिए समझना। और मैं ट्राई करूँगी कि एक ही लेक्चर में मैं सारा आपको ये समझाऊँ क्या इसमें लिखा है, ठीक है, और एक्सप्लेन करूँ अपने बेस्ट तरीके से। तो लेंदी इस लेक्चर के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इसे पूरा अंत तक। और ये जो इंट्रोडक्शन है आपको समझ में आया होगा। और चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि एनालिसिस का अर्थ वाक्य विश्लेषण होता है, यह सिंथेसिस का अपोजिट होता है। तो एनालिसिस का मतलब होता है वाक्य विश्लेषण। और इस एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि भाई हमारा एक सेंटेंस है, अब सेंटेंस में क्या क्या है, कि सेंटेंस में कोई फ्रेज़ है, कि सेंटेंस में क्लॉज है, कि सेंटेंस में कौन सा क्लॉज है, कि सेंटेंस में नाउन है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ना। ये जो सेंटेंस हमारा बना है ना, ये सेंटेंस नामक रोटी हमारी बनी है, तो ये इसमें क्या क्या डला है, कि ये आटा है, कि ये कौन से आटा है, कि इसमें नमक डला है कि नहीं डला, कि इसमें पानी डला है कि, है ना। तो जिस तरह से उसे एनालाइज़ किया जाएगा उसी तरह से हम सेंटेंस को एनालाइज़ करेंगे कि अब ये रोटी बन गई है तो अब ये कैसी रोटी बनी है ना, कि ये टेढ़ी रोटी बनी है, कि गोल बनी है, कि रेक्टेंगुलर बनी है, कि कैसी बनी है ये, है ना। तो इस तरह से पूरा इसको एनालाइज़ किया जाएगा। इसी एनालाइज के जो सेंटेंस सिंथेसिस वाला है ना, एनालिसिस वाला है, सॉरी, इसके 2 चैप्टर हैं, और सिंथेसिस का जो है इसके भी 2 चैप्टर हैं। यहाँ से इसके 4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि हमें सेंटेंस को ध्यान में रखने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, या कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाने के लिए, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ज़रूरी है इन्हें जानना। लिखा है कि किसी सेंटेंस के अंगों या अंशों को अलग अलग करके उनके खंडों में आपसी संबंध बताना, ये वाली बात एनालाइज में की है, एनालिसिस में की है ना। बतलाने का नाम एनालिसिस है, अतः इसे हम वाक्य विश्लेषण कहते हैं। किसी
मतलब अब एक सेंटेंस है, अब सेंटेंस को हमने सेपरेट अलग अलग भागों में बांट दिया। एक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से कम मिलकर बनता है। तो अब सब्जेक्ट है तो कैसा सब्जेक्ट है, उसमें नाउन है या प्रोनाउन है, वर्ब है तो कौन सी वर्ब है उसमें, ऑब्जेक्ट है तो कैसा ऑब्जेक्ट है उसमें, कोई फ्रेज बीच में है या नहीं है, कोई क्लॉज बन रहा है या नहीं बन रहा, इस बात का डिस्कस करना और इसके बारे में बताना। तो ये तो हो जाएगा एनालिसिस, है ना, ये हो जाएगा एनालिसिस और इसी की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेंटेंस का डेफिनेशन दिया हुआ है कि सेंटेंस शब्दों के अर्थपूर्ण संगठन को सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये अर्थपूर्ण मीनिंगफुल जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ऐसा नहीं कि शब्दों को उठा के एक साथ रख दिए जाने का मतलब सेंटेंस नहीं होगा, है ना। शब्दों को उठा के एक साथ रखने का मतलब सेंटेंस नहीं होगा, पर उनका ऐसा अरेंजमेंट करना जिससे कि कोई मीनिंग निकलता है तो सेंटेंस कहलाता है, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहते हैं। जैसे लिखा है आ बैड बॉय क्वेरल्स विद हिज फ्रेंड। यहाँ एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगी, देखिए जिस प्रकार लेटर्स है ना, जो ABCD अल्फ़ाबेट हैं हमारे, लेटर्स LETTERS, हाँ, ये जो लेटर्स हैं इनका मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन कोई वर्ड कहलाता है ना। जैसे कि हमने मान लो OBODE लिख दिया, है ना, तो अब इसका क्या अर्थ है, या फिर इसका कोई मीनिंग हो भी सकता है या नहीं हो सकता, आई डोंट नो। मगर मान लो कि मैंने लिख दिया OY, है ना, OB लिख दिया, तो इसका तो कोई मीनिंग है नहीं, इस कॉम्बिनेशन का, इस लेटर के कॉम्बिनेशन का तो कोई मीनिंग नहीं है। जबकि BOY इन्हीं लेटर से मैंने बनाया है, इसका मतलब होता है लड़का। ठीक है, इस शब्द का मतलब होता है क्या, लड़का, मगर इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो उस तरह से, जिस तरह से हम लेटर्स के जो क्या कहते हैं उसको एक कॉम्बिनेशन करके उनको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, उसी तरह से वर्ड्स जो हैं, है ना, वर्ड्स जो हैं उनका जो मीनिंगफुल क्या है, कॉम्बिनेशन है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। और कुछ भी क्या कहते हैं वर्ड्स एक साथ रखने से सेंटेंस नहीं बन जाता, सेंटेंस तभी बनता है जब उसका कोई मीनिंग निकलता है। ठीक है, मीनिंग उसका निकलता है। और सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनेगा, ये सिर्फ एक बात है। ये बात हमेशा सच नहीं होती, ये बात तब सच नहीं होती जब आपके सामने इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाता है और आपने कहा गो। ठीक है, अब ये जो गो है ना, ये ऑर्डर है, गो जाओ, ये एक शब्द है ये गो, और ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। और ये कौन सा सेंटेंस है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है, यहाँ आकर कि वही कॉम्बिनेशन होगा वर्ड्स का, तब सेंटेंस बनेगा। इस इम्पेरेटिव पर तो वो समटाइम्स लागू नहीं होती है। हालांकि सेंटेंस और भी प्रकार के होते हैं। अभी हमने बात की है कि इंटरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, और इम्पेरेटिव में ना सिर्फ एक वर्ड गो से काम चल जाएगा, वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स वहाँ हमें देखने को मिलता है। ऑप्टेटिव है, ठीक है, और एफर्मेटिव है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया जिसके बारे में। तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है, आ बैड बॉय है क्वारल्स विद हिज फ्रेंड। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस सेंटेंस को एनालाइज करने वाले हैं पूरी तरह से, क्या क्या छुपा हुआ है इसके अंदर। अब आपको अपना याद आ जाएगा 8th 9th 7th क्लास, या फिर क्या कहते हैं, और वो छोटी छोटी क्लास हैं 4th 5th क्लास, जहाँ से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमें 3rd और 4th क्लास में तो नहीं, पर 4th 5th में सब्जेक्ट प्रेडिकेट आ जाते हैं हमारे सेंटेंस, है ना। तो क्या लिखा है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, और एक उसका में होता है छुपा हुआ सब्जेक्ट, और दूसरा छुपा होता है उसमें प्रेडिकेट। और देखो ये हमारे लिए कितना ईजी है, स्कूल में टीचर हमें कहती हैं कि अंडरलाइन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द सेंटेंस। ऐसे कहेंगे कि अंडरलाइन सब्जेक्ट एंड
एंड सर्कल प्रेडिकेट। तो बड़ा अच्छा हम करते हैं कि हम इसको आगे वाले को हम क्या कर देते हैं, उसे अंडरलाइन कर देते हैं, और जो पीछे का वाला भाग है सेंटेंस का उसे हम क्या कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं। पर यहाँ गलती हो जाती है, टीचर हमें या तो नहीं समझाती, नहीं बताती उससे पहले, है ना। पर यहाँ पर ये रूल लागू नहीं होगा कि भाई आगे का भाग जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और पीछे का भाग सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो जाएगा। ये हमेशा ये रूल लागू नहीं होगा। अगर अभी आप देख लीजिए, मैंने बताया था एक्सक्लेमेटरी का उदाहरण, तो एक्सक्लेमेटरी में इज तो बाद में है, ऑब्जेक्ट तो पहले ही आ जाता है। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो वर्ब तो पहले ही आ जाती है ना, उसमें तो सब्जेक्ट छुपा ही हुआ होता है। तो ये वाली जो बात है ना, तो हमें टीचर उस वक्त जिस तरह से सिखाते हैं, और आगे थोड़ा सा अभी हम उस लेवल से बढ़कर यहाँ पर सीख रहे हैं, और उसी के लिए हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। देखिए क्या लिखा है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ प्रकट करे, है ना, कुछ कहे। और प्रेडिकेट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कहे। तो सब्जेक्ट तो कहेगा हमें कोई व्यक्ति वगैरह के बारे में, कुछ चीज़ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, और प्रेडिकेट जो है ना वो हमें सब्जेक्ट के बारे में कहेगा कुछ। यहाँ देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, द नेम ऑफ द पर्सन थिंग वी स्पीक अबाउट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। कोई पर्सन है, कोई थिंग है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे तो हम कहते हैं सब्जेक्ट। और कि व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। और जो भी कुछ हमने सब्जेक्ट के बारे में कहा है आगे, तो वो हो जाता है क्या, प्रेडिकेट। ठीक है, वो हो जाता है प्रेडिकेट। और यहाँ पे देखिए अब बड़ी अच्छी तरह से इस बुक में क्या किया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की आपको टेबल बनाकर यहाँ दे दी है कि गर्ल्स प्ले हॉकी, गर्ल्स प्ले हॉकी, लड़कियाँ खेलती हैं। तो गर्ल्स तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और इनके बारे में बता रहा है कि क्या कर रही हैं। तो ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट में सब्जेक्ट जो है वो नाउन, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, इसके अलावा कुछ भी सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट या तो सिर्फ़ और सिर्फ नाउन होगा, सिर्फ़ और सिर्फ प्रोनाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और यदि हाँ हुआ तो वो फ्रेज़ हो जाएगा, है ना, वो एक क्या हो जाएगा, वो एक फ्रेज़ हो जाएगा। अब उस फ्रेज़ में एक सेंटेंस, एक सब्जेक्ट, जिस तरह से ये वाला सेंटेंस इस तरह का ये दिया हुआ है, द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, तो ये भी सब्जेक्ट है ना, ये भी सब्जेक्ट है। वर्ब से पहले जितना भी आएगा वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वर्ब से पहले जितना भी आएगा वो सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के जो बाद आएगा वो प्रेडिकेट होगा। और यहाँ पे एक्सेप्शन मैं मार्क कर देती हूँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस को मैं बता देती हूँ एक्सेप्शन, क्योंकि इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समटाइम्स वर्ब कम एट द लास्ट, एट द एंड, है ना, एट द एंड, लास्ट में वर्ब आती है कि हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़। अब यहाँ इज़ जो आई है वर्ब, और उसके बाद में हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर, इसमें सब्जेक्ट तो आगे ही छुपा है, हाउ तो पहले इन्वर्जन हो गया इसमें, है ना, तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अब यहाँ पे हम और बात करते हैं, क्या लिखा है, तो ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। द पुअर लिटिल बॉय सेट इन अ कॉर्नर। ठीक है, द पुअर लिटिल बॉय। अब देखो ये बॉय नाउन कैसा है, लिटिल एडजेक्टिव, है ना, इस एडजेक्टिव से भी पहले एडजेक्टिव, और ये भी हमारा आर्टिकल। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा ही वर्ब से पहले जितना भी है क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद में ये वर्ब सेट इन कॉर्नर। अब यहाँ पे ये वर्ब हो गई, और इस वर्ब के बाद में ये प्रपोजिशन, और इस प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब और इसका ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है अ गुड बॉय रीड्स हिज बुक। ठीक है, अ गुड बॉय, अब यहाँ पे बॉय नाउन, उसका एडजेक्टिव और ये आर्टिकल। अ गुड बॉय रीड्स हिज बुक, अपनी बुक पढ़ता है, तो ये वर्ब हो गई। तो वर्ब से पहले जितना भी लिखा है वो सारा का सारा क्या होगा, वो सब्जेक्ट में जाएगा वर्ब के साथ, और आगे वाला जाएगा उसके ऑब्जेक्ट में, क्योंकि वो प्रेडिकेट में, क्योंकि वर्ब और उसके साथ उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, है ना। जबकि यहाँ पर देखिए द स्टूडेंट, हाँ ये क्या है, ये नाउन है,
ऑफ ये प्रपोजिशन है। अब ये प्रपोजिशन वर्ब का नहीं है, वो सॉरी मैं कह रही हूँ, ये जो प्रपोजिशन है, ये जो आर क्लास है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या कहते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ रहा है। अभी तो यहाँ तक क्या कहते हैं, द स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट। अब ये क्या है, ये एक यहाँ पर ऑफ आर क्लास, ऑफ आर क्लास। अब आप मुझे बताइए कि ये ऑफ आर क्लास, ये जो लिखा है, ये फ्रेज़ है या फिर ये क्लॉज है, ये आप मुझे बताइए कि ये फ्रेज़ है या फिर ये क्लॉज है। ठीक है, अभी इसके बाद जस्ट मैं फ्रेज़ और क्लॉज की डेफिनेशन ही आपको बताती हूँ। ठीक है, इनके बारे में ही बताती हूँ। आगे लिखा है कि माउंटेन्स ऐड टू द ब्यूटी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये नाउन और ये सब्जेक्ट की कैटेगरी में। ऐड यहाँ पे वर्ब का वर्क कर रहा है ना। ऐड करता है क्या, टू द ब्यूटी, माउंटेन्स ऐड टू द ब्यूटी ऑफ अ कंट्री। किसी कंट्री, किसी देश की जो ब्यूटी है उसमें ये जो माउंटेन है वो सुंदरता ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं फ्रेज़ के बारे में आपको बता रही हूँ और क्लॉज के बारे में बता रही हूँ। हालांकि क्लॉज के बारे में तो यहाँ दिया ही हुआ है, पर फ्रेज़ के बारे में नहीं दिया। ये एक वर्ड फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंस, इन तीनों को एक बार समझने की कोशिश करें। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है और मैंने सेंटेंस लिखा है कि सी सेट इन द कॉर्नर। ठीक है, सी सेट इन द कॉर्नर, तो मैंने लिखा है सी सेट, वह बैठी थी, कहाँ पर बैठी थी, इन द CORNER कॉर्नर। ठीक है, वो कॉर्नर में बैठी थी। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, सी सब्जेक्ट है हमारा, सेट वर्ब है हमारी, और ये इन प्रपोजिशन है, और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द कॉर्नर। और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी जिस तरह से सब्जेक्ट नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं, उसी तरह से ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं। तो सी सेड, वह बैठी थी, कहाँ बैठी थी, इन द कॉर्नर। अब देखो ये जो बात है ना, ये इन द कॉर्नर, कॉर्नर में, इसका अपने आप में कुछ मीनिंग निकल रहा है ना, इसका अपने आप में कुछ मीनिंग निकल रहा है, पर पूरा नहीं, पूरा सेंटेंस नहीं है, क्योंकि एक सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, उसका अपना पूरा मीनिंग होता है। ठीक है, कि वह कोने में बैठी थी, ये एक सेंटेंस है, पर कहाँ बैठी थी, इन द कॉर्नर। ये कहाँ का हमें आंसर दे रहा है, हमें कहाँ का आंसर ये दे रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा अर्थ नहीं दे रहा, इसीलिए क्या है, ये एक फ्रेज़ है। अच्छा, पूरा अर्थ। और देखिए अब हम क्लॉज की बात करें तो जिस तरह से फ्रेज़ का अपना कोई अर्थ नहीं है ना, मतलब ये इसका पूरा अर्थ मीनिंग नहीं है, पर हाँ कुछ मीनिंग है। और इसमें देखिए फ्रेज़ में सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है, ये प्रपोजिशन के बाद का ऑब्जेक्ट है, तो ये कुछ मीनिंग यहाँ दिखाता है। जबकि क्लॉज की हम बात करें तो क्लॉज में यहाँ देखिए, जैसे मैंने कहा सी, अब मैंने आगे लिख दिया हु इज़ हेयर, हु इज़ हेयर। अब ये तो मैंने स्प्लिट करके लिख रही हूँ, सी हु इज़ हेयर इज़ माई फ्रेंड, है ना, इज़ माई फ्रेंड, FRIEND, हाँ फ्रेंड। सी वह जो यहाँ है, हु इज़ हेयर इज़ माई फ्रेंड। तो मेरा सेंटेंस तो ये है कि सी इज़ माई फ्रेंड, सी इज़ माई फ्रेंड, कि वह मेरी फ्रेंड है। अब मैंने इस सी को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दिया है कि सी कौन, जो यहाँ है, जो यहाँ है। तो ये जो हु है ये रिलेटिव क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि किसके लिए आ रहा है, सी के लिए है ना। जो सी इज़ हेयर, ये हु किसके लिए है, ये सी के लिए है, जो यहाँ है, जो कौन, ये लड़की के बारे में मैं कह रही हूँ वो, है ना। तो सी हु इज़ हेयर इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ देखो ये प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो हमें प्रोनाउन मिल गया, इसमें वर्ब मिल गई इसमें, है ना, और सब्जेक्ट और वर्ब मिला के, और ये हमें कुछ और भी मिल गया, ये यहाँ पे क्या बना रहा है, ये एडवर्ब बना रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये हमें क्या मिल गया, ये पूरा का पूरा, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, मगर इसका कोई अपना, सेंटेंस का कोई अपना मीनिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड है, ये किस पे डिपेंड है, ये इस वाले सेंटेंस पे डिपेंड है कि सी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी फ्रेंड है जो यहाँ है, जो
यहाँ, यहाँ, यहाँ है, जो यहाँ है। अब इस बात को कहने के लिए मैं फ्रीली नहीं कह सकती जो यहाँ है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, ये एक क्लॉज है। क्लॉज का भी अधूरा मीनिंग, फ्रेज का भी अधूरा मीनिंग, ये बेचारे दोनों अधूरे अधूरे हैं, है ना। मगर अब इसका तो भाग्य ये देखो कि इसके पास सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, तब ये अधूरा है। मगर इस बेचारे की बेचारगी तो देखो कि इसके पास सब्जेक्ट भी है, इसके पास वर्ब भी है, फिर भी बेचारा मीनिंग के लिए डिपेंड है। ओ हो क्लॉज, तेरी बुरी स्थिति तो देखो, है ना। चलिए, तो मतलब फ्रेज़ तो इसे ऐसे सोच सोच के खुश हो जाएगा कि देखो मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है, मेरे पास वर्ब भी नहीं है, इसलिए मेरा अर्थ नहीं है, पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं है, मगर फिर भी कुछ मीनिंग तो है। तो ये बेचारा इसको क्लॉज को चिढ़ाता है, देख तेरे पास सब्जेक्ट भी है, तेरे पास वर्ब भी है, मगर देखो तेरा फिर भी कोई मीनिंग नहीं है, और तू तो क्या है, डिपेंड होता है, हमेशा निर्भर होता है, तू इंडिपेंडेंट भी नहीं है। बेचारा ये क्लॉज बड़ा ही परेशान होता है, हमेशा टेंशन में रहता है, इसी बात की टेंशन में, ठीक है। और इसके फिर बहुत सारे प्रकार भी हो जाते हैं इसके बहुत सारे प्रकार भी हो जाते हैं इस क्लॉज के, ठीक है। अच्छा, तो होप करती हूँ समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने लिखा जैसे कि वी नो, हम जानते हैं, दैट सी इज़ ऑनेस्ट, वी नो डैट सी इज़ ऑनेस्ट, मैंने ये लिखा है। अब वी नो एक सेंटेंस हो गया, डैट सी इज़ ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है। देखो, कि वह ईमानदार है, ये एक क्लॉज है, यहाँ पे डैट यहाँ साथ में जुड़ा है, और देखो यहाँ सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया। ये पूरा एक सेंटेंस हो सकता था यदि इसमें डैट इसके साथ में नहीं होता तो सी इज़ ऑनेस्ट। पर वो क्या है, कि वह ऑनेस्ट है, कि वह ईमानदार है, ये बात अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ये सेंटेंस ये डिपेंड है इस बात पे कि वे हम जानते हैं कि वह ऑनेस्ट है। तो समटाइम्स इस तरह के कुछ और रिलेटिव प्रोनाउन आ जाते हैं, तो फिर वो क्लॉज की कैटेगरी में आएगा। होप करती हूँ कि ये बात तो समझ में आई होगी। और सेंटेंस की बात करें तो बस एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए तो भी सेंटेंस बन जाएगा। क्या कि आई गो, मैं जाता हूँ, ये भी सेंटेंस है। और अगर सिर्फ एक वर्ब हो तो भी सेंटेंस बन जाएगा कि जाओ, गो। और सब्जेक्ट हो, वर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट हो तो भी सेंटेंस बनेगा, ठीक है। जैसे कि आई ईट मैंगो। होप करती हूँ कि ये तो समझ में आया है। और आगे बढ़ते हैं अब हमने फ्रेज एंड क्लॉज समझ लिया, तो आगे फाइनाइट वर्ब की बात की गई है, अब्सोल्यूट वर्ब की बात की गई है। देखिए, वर्ब को थोड़ा सा यहाँ मैं डिफ़ाइन करते हुए आगे बढ़ूँगी, ठीक है। और वर्ब को मैं यहाँ पे क्लासीफाई करना चाहती हूँ आपके सामने, क्योंकि वर्ब से हमारा बहुत सारा क्या होता है, यूँ समझ लीजिए कि एक तरह से दुश्मनी है, क्योंकि ये वर्ब हमें समझ में नहीं आती। मतलब आज के बाद ये जो वर्ब का मैं क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, क्लासिफिकेशन, और इस क्लासिफिकेशन के बाद अगर आपको वर्ब समझ में ना आए, है ना, जैसे आप ध्यान से देखिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि समझ में नहीं आई, ठीक है। चलिए, तो अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भागों में देखो, एक तो यही लिखा है ना फाइनाइट वर्ब, तो एक तो यही हो गया कि फाइनाइट वर्ब। इसका एक रूप तो हो गया कि FINITE, फाइनाइट वर्ब, है ना। और इसका जो दूसरा भाग हो गया ये हो गया कि नॉन फाइनाइट वर्ब, कि नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इस फाइनाइट वर्ब को भी हम डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में। इस फाइनाइट वर्ब को भी हम डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में, और फिर आप समझ जाओगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो फाइनाइट वर्ब को हमने डिवाइड किया दो भागों में, तो एक आ गई हमारी मेन वर्ब और दूसरी आ गई हमारी, आप इसे हेल्पिंग कह लो, है ना, हेल्पिंग कह लो, या फिर ऑक्सिलियरी कह लो, है ना, ऑक्सिलरीज कह लो यहाँ पे वर्ब, ठीक है। इस ऑक्सिलरी वर्ब को हम डिफ़ाइन करें तो ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है, एक तो इसमें ये भी दो भागों में बट जाएगी। एक तो ये बी वर्ब, है ना, और हैव वर्ब, और ये डू वर्ब, इस तरह के। और एक दूसरा ये मॉडल वर्ब, है ना, मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, तो इसमें डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो मेन वर्ब है,
ये आगे डिवाइड हो जाएगी दो में। तो ये जब दो में डिवाइड होगी तो एक तो ये बन जाती है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और फिर दूसरी एक और बार हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो ये बन जाएगी ट्रांजिटिव, और दूसरी तरह की होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। होप करती हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं ये आपको पता है, इंट्रांजिटिव पता है, मेन वर्ब क्या है ये आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब आप क्या है ये आपको पता है, और मॉडल वर्ब जिसमें कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है, ऑट टू है, नीड है, डेयर है, ये सारे मॉडल वर्ब हैं। पर यहाँ मैं बी हैव और डू को थोड़ा सा ओपन करके दिखाना चाहती हूँ कि जो बी वर्ब है, बी के अंदर इज़, आर, एम है ना। तो एक तरह से ये जो है ना मेन वर्ब है, जैसे कि मेन वर्ब की, जैसे कि सपोज मेन वर्ब में गो है, अब गो की गो, गोज़ है ना, इसकी प्रेजेंट फॉर्म, इसकी फिफ्थ फॉर्म है, गो का बेंट सेकंड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म गोइंग हो जाएगा। उसी तरह से ये बी इज़, आर, एम इसकी फर्स्ट फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। और फिर इसकी सेकंड फॉर्म वॉज या फिर वर हो जाएगी, इसकी सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बी की क्या हो जाएगी, बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बी की है क्या, बीन इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, है ना, बीन इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगते हैं तो आईएनजी वाली ये हो गई। तो ये आप समझिए। उसी तरह से ये बी जो है मेन वर्ब का भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। उसी तरह से ये हैव जो है, हैव, तो हैव भी मेन वर्ब का काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, और जब ये मेन वर्ब का काम करेगी तो हैज़, हैव है और हैज़ है ना, हेल्पिंग वर्ब में वो फर्स्ट फॉर्म में, सॉरी सेकंड फॉर्म में हैड है, थर्ड फॉर्म में भी हैड है, और फिफ्थ फॉर्म में ये क्या है, हैविंग है। उसी तरह से डू की भी बात कर लें तो डू या फिर डज, ये फर्स्ट फॉर्म और है ना, DOSE डज है ना, तो ये क्या हो गई, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म की बात करें तो डिड है, थर्ड फॉर्म की बात करें तो डन हो गई, और फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो हम क्या हो गई, फोर्थ फॉर्म की बात करें तो हम क्या हो गई, डूइंग हो जाएगी। तो इस क्लासिफिकेशन को आप फाइनाइट वर्ब को याद रखो कि ये सारी तो क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ये सारी तो क्या है, फाइनाइट वर्ब है। कि फाइनाइट वर्ब दो तरह की वर्ब होती हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दोनों ही फाइनाइट की कैटेगरी में आती हैं। मेन वर्ब को हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिवाइड कर देंगे। ट्रांजिटिव वर्ब वह होती हैं जो कि बिना ऑब्जेक्ट लिए अपना मीनिंग कंप्लीट कर देती हैं, जैसे कि आई गो, मैं जाता हूँ। और इंट्रांजिटिव वर्ब वह होती हैं जो अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाती बिना ऑब्जेक्ट के, जैसे कि आई ईट, मैंने खाया। अब क्वेश्चन ये हो जाएगा कि क्या खाया। अब क्या खाया का जब हम आंसर देंगे कि मैंगो खाया, आई ईट मैंगो, है ना, आई एट मैंगो, कि मैंने मैंगो खाया, ठीक है। तो मैंगो जो है वो क्या बन जाएगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट, वो क्या कहते हैं, हाँ, जो ऑब्जेक्ट बनवाया जाएगा, जो कि नाउन या प्रोनाउन उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है उसमें नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। होप करती हूँ ये समझ में आ रहा होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब में मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग का काम करती हैं, तो जो मॉडल वर्ब आएगी उसके साथ भी मेन वर्ब आती है। और अगर ये मेन क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी तब तभी भी इसके साथ मेन वर्ब आती है। तो इनका नाम इसीलिए हेल्पिंग या ऑक्सिलरी है, इनका नाम मेन वर्ब है। और जब अब हमारा आया नॉन फाइनाइट वर्ब, अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ चलते हैं। तो ये तीन प्रकार आप इसके देख लीजिए नॉन फाइनाइट के, कि एक तो आप देख लीजिए जीरंड, है ना, इसमें क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी जोड़कर जीरंड बन जाता है। और जीरंड किसी सेंटेंस में नाउन का भी वर्क कर लेता है और एडजेक्टिव, इन दोनों का वर्क करने का काम जीरंड कर लेता है, ठीक है। वैसे तो है ना, एडजेक्टिव नहीं, ये नाउन का वर्क करता है। जीरंड जैसे क्या काम करता है, नाउन का वर्क करता है। जैसे स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, या स्विमिंग इज़ माई हैबिट, है ना। तो यहाँ पे स्विमिंग क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट नाउन या फिर प्रोनाउन होते हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ कहें तो दूसरा हो गया पार्टिसिपल, है ना, पार्टिसिपल। अब ये जो पार्टिसिपल होते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है,
और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, और ये क्या करते हैं, ये एडजेक्टिव बनाने का काम करते हैं, है ना। जैसे कि एक वर्ड है वांटेड, है ना, वांटेड। तो वांटेड जो है ये है तो वर्ब, इसमें ईडी सेकंड फॉर्म लगी है। अब यहाँ पे है ना, ये एडजेक्टिव करने का भी, एडजेक्टिव बनने का भी काम ये करेगा, ठीक है। और जीरंट पार्टिसिपल, और एक और है, और तीसरा हमारा जो टाइप है वो है क्या, कि इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, अब इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + B1, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव में आ जाएगी। जैसे कि आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, क्यों, टू सी ताजमहल। अब यहाँ ये जो 2 सी है ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाई वर्ब का क्लासिफिकेशन आप एक बार फिर से देख लीजिए, है ना, यहाँ पर। और क्या लिखा है कि वर्ब का क्लासिफिकेशन ये है आपके सामने। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो तरह की वर्ब हैं। फाइनाइट को हमने फिर से डिवाइड किया तो हमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मिली। मेन वर्ब को डिवाइड किया तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मिले, जबकि हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड किया तो हमें एक तो ये हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी मिलती है, दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब मिलती है। बी, हैव, डू ये हमारी कैसी हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, ऑक्सिलरी ये वाली। और यहाँ आप देख लीजिए कि इनका फिर इनको यहाँ पे ओपन कर दिया मैंने कि क्या क्या छुपा हुआ है। और नॉन फाइनाइट में फिर हमें जीरंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव मिल जाते हैं। यहाँ डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन में प्रयुक्त होती है। हाँ, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग प्रयुक्त होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, सही बात कहा। एब्सोल्यूट वर्ब वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक नहीं होती। तो इसको मॉडल वर्ब आप याद कर लीजिए, ये मॉडल वर्ब है। तो आई के साथ भी कैन आएगा, ही के साथ भी कैन आएगा, ये वाली बात है। मगर ये दोनों ही किस में आएंगी, फाइनाइट वर्ब में आएंगी, ये दोनों ही फाइनाइट वर्ब में आएंगी। नेक्स्ट जो हमारा आगे से स्टार्टिंग होगा, इट इज़ क्लॉज। इस लेक्चर को मैं अभी यहीं पर पॉज करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी भी हो रहा है, और कंटिन्यू हम इसे करते रहेंगे इस सीरीज़ को, इस एनालिसिस ऑफ सेंटेंस को, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस को। और देखिए एट द एंड आपको बहुत समझ में भी आएगा, मज़े भी आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, कमेंट भी ज़रूर करें आपको ये समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।